जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका की पीडीओ देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की 55वीं वीडियो बनाकर इसके 125 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते 56वीं वीडियो बनाकर इसके 126वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद अंश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रियाओं के नियम 126 को स्पष्ट करता है। इसमें बताया गया है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया पर बात करेंगे। बता दें कि यह अंश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रियाओं के नियम 126 को स्पष्ट करता है। इसमें बताया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होने पर या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को उस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं। यह नियम न्यायिक नेतृत्व में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करता है। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब उस पद के कर्तव्यों का पालन न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसे एक न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। नमस्कार और स्वागत है आप सबका। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम कह सकते हैं पहलू पर बात करने वाले हैं। जी। वो प्रक्रिया जिसके तहत भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है। बिल्कुल, ये सुनने में शायद एक प्रक्रिया लगे, पर असल में ये न्यायपालिका के लगातार काम करते रहने का एक जरूरी संवैधानिक इंतजाम है। हाँ, मतलब ये तय करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी सबसे बड़ी अदालत, उसका नेतृत्व कभी खाली ना रहे, है ना, चाहे कोई भी हालात हो। एकदम सही कहा। और ये कोई बाद में बनाई गई चीज नहीं है, ये सीधे संविधान में ही लिखा है। हाँ, और देखिए हमारी जो आज की ये बातचीत है, इसका आधार एक दस्तावेज है जो इसी प्रक्रिया के बारे में है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया। जी। और इसमें भी हम खास तौर पर ध्यान देंगे संविधान के अनुच्छेद 126 पर, आर्टिकल 126, क्योंकि वही है जो ये सब तय करता है। बिल्कुल, आर्टिकल 126 ही वो नींव है। वो बताता है कि अगर अचानक ऐसी कोई स्थिति आ जाए जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब CJI का पद खाली हो या वो काम न कर पा रहे हो तो क्या करना है। तो ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा इरादा है कि इस अनुच्छेद 126 को ना थोड़ा आसान भाषा में समझें। हाँ, परत दर परत। हाँ, कि भी कौन सी ऐसी खास स्थितियां हैं जब एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की जरूरत पड़ती है, और फिर ये नियुक्ति करता कौन है, किसके पास है ये अधिकार, और कौन बनता है एक्टिंग चीफ जस्टिस, और सबसे बड़ी बात, ये जो पूरा इंतजाम है ये हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए इतना जरूरी क्यों है। बहुत अच्छे सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अनुच्छेद 126 लागू कब होता है, मतलब वो कौन सी परिस्थितियां हैं। हाँ, कब। तो देखिए, ये मुख्य रूप से 2 स्थितियों की बात करता है। पहली स्थिति है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, खाली हो। पद रिक्त हो, इसका मतलब क्या है, मतलब ये किस किस तरह की रिक्ति हो सकती है। हाँ, देखिए अनुच्छेद यहाँ पर ना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता कि रिक्ति क्यों हुई, और शायद यही इसकी खूबी है। अच्छा। पद रिक्त मतलब बस पद खाली है, CJI की कुर्सी खाली है। अब वो रिटायरमेंट की वजह से हो सकती है, हो सकता है उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो, रेजिग्नेशन, या मान लीजिए दुर्भाग्यवश उनका निधन हो जाए। कारण चाहे कोई भी हो, अगर पद खाली है तो अनुच्छेद 126 कहता है कि भाई अब एक्शन लेना है। समझ गए।
तो मतलब ये हुआ कि कारण जरूरी नहीं, बस पद खाली होना चाहिए, चाहे स्थायी तौर पर हो या अस्थायी। ये पहली शर्त हो गई, बिल्कुल ताकि कोई गैप ना आए, बिल्कुल पद खाली होते ही फौरन कोई जिम्मेदारी संभालने वाला हो। ठीक है। अब दूसरी शर्त, आर्टिकल 126 और क्या कहता है? दूसरी शर्त तब आती है जब मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर तो हैं, लेकिन जैसा संविधान कहता है, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों। अच्छा, इसमें दो हिस्से हैं, अनुपस्थिति और अन्यथा असमर्थ। जी अनुपस्थिति तो शायद समझना आसान है, जैसे मान लीजिए सीजेआई साहब कहीं बाहर गए हैं, विदेश यात्रा पर, या बीमार हैं, कुछ वक्त के लिए कोर्ट नहीं आ सकते। हाँ, अनुपस्थिति का मतलब वही है, फिजिकली मौजूद नहीं है या ऐसी हालत में नहीं कि काम कर सकें, जैसे आपने कहा यात्रा हो या बीमारी। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, ये थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं व्यापक है। अन्यथा असमर्थ, ये दिलचस्प है। स्रोत या संविधान इस पर कुछ और बताता है कि ये अन्यथा में क्या क्या आ सकता है? ये थोड़ा सा खुला खुला सा लगता है ना? स्रोत सीधे तौर पर उदाहरण नहीं देता, और मेरा मानना है कि संविधान बनाने वालों ने शायद जानबूझकर इसे थोड़ा लचीला रखा है। अच्छा, अन्यथा असमर्थ का मतलब है अनुपस्थिति के अलावा कोई भी और कारण, कोई भी, जिससे सीजेआई टेम्पररीली ही सही अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं। ये कोई अचानक आई स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है या कोई और गंभीर पर्सनल वजह हो सकती है। जरूरी बात यह है कि वो असमर्थता ऐसी हो जो उन्हें उनका काम करने से रोक रही हो। तो संविधान लिस्ट नहीं दे रहा कि ये कारण होंगे? नहीं, लिस्ट नहीं है, बस एक सिद्धांत है कि अगर सीजीआई कर्तव्य निभाने में असमर्थ हैं तो काम रुकना नहीं चाहिए। तो ये एक तरह का मतलब सेफ्टी नेट जैसा है कि कोई भी ऐसी अनसोची स्थिति आ जाए वो भी इसमें कवर हो जाए? बिल्कुल, ये संविधान बनाने वालों की दूर की सोच दिखाता है। हर स्थिति को लिस्ट करने के बजाय एक ब्रॉड प्रिंसिपल दे दिया, बस ये पक्का करना है कि न्यायपालिका का जो टॉप पद है वो हमेशा फंक्शनल रहे। ठीक है, तो अब ये साफ हो गया कि किन दो मुख्य हालात में एक्टिंग चीफ जस्टिस की जरूरत पड़ती है, पद खाली हो या सीजेआई अनुपस्थित हो या किसी और वजह से असमर्थ हो। अब सवाल ये कि ऐसी सूरत में जिम्मेदारी कौन संभालेगा, करेगा कौन ये काम? यहीं पर अनुच्छेद 126 बिल्कुल स्पष्ट है। वो कहता है कि ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश के पद के जो कर्तव्य हैं उनका पालन न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक न्यायाधीश करेंगे। अच्छा, जिन्हें राष्ट्रपति इस काम के लिए नियुक्त करेंगे। न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से? बिल्कुल। ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिंग सीजेआई बनेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के ही कोई मौजूदा जज होंगे, बाजार का व्यक्ति नहीं। एकदम सही, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे गहरा विचार है। जब एक्टिंग चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ही मौजूदा जजों में से होते हैं तो कई बातें पक्की हो जाती हैं। पहला, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के काम करने का तरीका, जो केस चल रहे हैं उनकी पेचीदगियां, जो न्यायिक परंपराएं हैं, उनकी गहरी समझ पहले से होती है। ये तो है। उन्हें सीखने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल। उन्हें पता है कोर्ट कैसे चलता है, कौन से मामले अहम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम क्या है। ठीक, और अंदर से ही हो रहा है, जो पहले से स्थापित जज हैं उनमें से। तो किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी दबाव के आने की गुंजाइश कम हो जाती है, खासकर ऐसी नाजुक स्थिति में जब स्थायी लीडरशिप नहीं है। ये सिस्टम की अपनी स्थिरता बनाए रखता है। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब अगर किसी बाहरी व्यक्ति को बना दिया जाता तो शायद उन्हें सुप्रीम कोर्ट की बारीकियां समझने में ही वक्त लग जाता। हाँ, और शायद अंदर एक्सेप्टेंस का भी सवाल उठता, कौन है, कैसे काम करेंगे। सही कहा। मौजूदा जजों में से चुनने पर एक निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, और ये भी पक्का होता है कि जिसे चुना गया है वो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के जज के पद की गरिमा और जिम्मेदारियों को समझते हैं। ये एक तरह से संस्था के अपने ही तजुर्बे और ज्ञान का इस्तेमाल करना है। तो ये साफ हो गया कि एक्टिंग चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ही कोई सेवारत जज होंगे, लेकिन अब वो आखिरी और सबसे अहम सवाल, ये नियुक्ति करेगा कौन, ये पावर किसके पास है? अनुच्छेद 126 इस बारे में भी बिल्कुल साफ है। ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति? हाँ जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद साफ कहता है कि ऐसी स्थिति आने पर राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकते हैं। तो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति का फॉर्मल ऑर्डर है, जो अधिकार है,
वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, यानी ये एक हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, देश के राष्ट्राध्यक्ष से करते हैं। ये इस पद के महत्व को भी दिखाता है। हाँ, ये राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों का एक हिस्सा है। कार्यपालिका के प्रमुख होने के नाते वो ये सुनिश्चित करते हैं कि शासन और न्याय व्यवस्था के जो जरूरी पद हैं वो जरूरत पड़ने पर भरे जाएं, ताकि कोई खालीपन न रह जाए, कोई वैक्यूम न बने। चलिए, अब तक जो हमने बात की है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल। जब भी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है या फिर वो किसी भी वजह से, चाहे अनुपस्थिति हो या कोई और असमर्थता, अपना काम नहीं कर पाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ही किसी दूसरे जज को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त करते हैं। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसको समेटा है। प्रक्रिया सीधी है, साफ है, संविधान में लिखी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये किसी भी तरह की मतलब कंफ्यूजन या अंदाजे लगाने को रोकता है। सबको पता है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, कौन करेगा, कैसे होगा। और ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक तरह का आश्वासन है, गारंटी है। हाँ, आश्वासन कि देश की न्याय व्यवस्था का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमेशा रहेगा, चाहे स्थायी सीजेआई उस वक्त हो या ना हो। आपने शुरू में इसे सेफ्टी वॉल्व कहा था, क्या आप उसे थोड़ा और समझा सकती हैं? हाँ, सेफ्टी वॉल्व की तरह सोच सकते हैं। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है ना, ज्यादा प्रेशर बनने पर वो स्टीम निकालकर कुकर को फटने से बचाता है। वैसे ही अनुच्छेद 126 न्यायपालिका पर अचानक आए लीडरशिप के खालीपन के प्रेशर को संभालता है। ये एक संवैधानिक सुरक्षा उपाय है जो पक्का करता है कि न्याय का काम खासकर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर रुके नहीं। अगर ये इंतजाम ना हो तो सोचिए क्या होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर ऐसी कोई स्पष्ट प्रक्रिया ना होती तो शायद कंफ्यूजन हो जाता या नियुक्ति को लेकर ही झगड़ा शुरू हो जाता। बिल्कुल, हो सकता है फैसले लेने में देर होती। सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो ठपर सकता था। कौन तय करेगा कि कौन से जज कौन सा केस सुनेंगे, बेंच कौन बनाएगा? हाँ, सही बात है। कौन जरूरी प्रशासनिक फैसले लेगा, ये सब सवाल खड़े हो जाते। अनुच्छेद 126 इन सभी मुश्किलों का एक पहले से सोचा हुआ समाधान देता है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले कितने प्रैक्टिकल थे। उन्होंने सिर्फ ऊंची ऊंची बातें नहीं की, बल्कि सिस्टम को चलाने के लिए ठोस तरीके भी दिए। और ये व्यवस्था सिर्फ काम चलाऊ नहीं लगते, ऐसा लगता है कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बड़े सिद्धांत से भी जुड़ी है। कैसे? भाई, जब प्रक्रिया इतनी साफ है, संविधान में लिखी है, तो बाहरी दबाव या कोई राजनीतिक दखलंदाजी की गुंजाइश कम हो जाती है, जो शायद ऐसी खालीपन की स्थिति में हो सकती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब प्रक्रिया स्पष्ट और संवैधानिक रूप से तय हो तो किसी भी व्यक्ति या ग्रुप के लिए उस पर गलत असर डालना मुश्किल हो जाता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करता है। एक और बात जो ध्यान देने लायक है वो है कार्यवाहक शब्द का इस्तेमाल, एक्टिंग। ये नियुक्ति परमानेंट नहीं है। इसका क्या महत्व है? कार्यवाहक या एक्टिंग शब्द का इस्तेमाल बहुत बहुत जरूरी है। ये साफ करता है कि एक अस्थायी टेम्पररी व्यवस्था है। ये नियुक्ति तभी तक लागू रहती है जब तक कि या तो नए स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो जाती अगर पद खाली हुआ था तो, अच्छा, या फिर जो मूल मुख्य न्यायाधीश थे वो वापस अपना काम संभालने लायक नहीं हो जाते अगर वो अनुपस्थित या असमर्थ थे तो मतलब जैसे ही वो कारण खत्म हुआ जिसके लिए एक्टिंग अपॉइंटमेंट हुई थी, ये व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी और सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। इसका मकसद स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया को बाईपास करना कतई नहीं है। अच्छा, बल्कि सिर्फ उस बीच के समय को भरना है जब स्थायी नेतृत्व मौजूद नहीं है। ये स्थायी सीजीआई की नियुक्ति की जो स्थापित प्रक्रिया है, जैसे कोलेजियम सिस्टम वगैरह, उसका सम्मान करता है। जिसका जिक्र इस अनुच्छेद में नहीं है, वो एक अलग प्रक्रिया है। हाँ, वो तो अलग है। अनुच्छेद 126 सिर्फ एक फौरी जरूरत को पूरा करने का तरीका है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये कोई स्थायी शक्ति या पद नहीं, बल्कि एक अस्थायी जिम्मेदारी है जो खास हालात में दी जाती है। ये एक संतुलन बनाता है, जरूरत पड़ने पर फौरन लीडरशिप भी मिल जाती है और स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया भी अपनी जगह सुरक्षित रहती है। एकदम सटीक कहा आपने। ये फौरी जरूरत और स्थापित प्रक्रिया के बीच एक सही संतुलन साधता है। मुझे लगता है कि हमने अनुच्छेद 126 के लगभग सभी जरूरी पहलुओं को काफी अच्छे से समझ लिया है। हाँ। कब जरूरत पड़ती है, कौन नियुक्त होता है, कौन नियुक्त करता है, चुनने का आधार क्या है और ये व्यवस्था इतनी जरूरी क्यों है। हाँ, इसकी मुख्य बातें यही है। सीजेआई का पद खाली होना या उनका अनुपस्थित असमर्थ होना, फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के ही किसी दूसरे जज का इस पद पर नियुक्त होना
और ये नियुक्ति अस्थायी मतलब कार्यवाहक होती है। ये सब मिलकर भारतीय न्यायपालिका के निरंतरता और स्थिरता को पक्का करते हैं। वाकई यह अनुच्छेद देखने में शायद छोटा सा लगे, पर भारतीय संवैधानिक व्यवस्था और न्यायपालिका के स्मूथ फंक्शनिंग में इसका रोल बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से ये उन प्रावधानों में से है जो दिखाते हैं कि एक अच्छा संविधान सिर्फ अधिकारों और शक्तियों का ऐलान नहीं होता, हाँ, बल्कि वो शासन को चलाने के लिए प्रैक्टिकल मशीनरी भी देता है, खासकर अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए। तो अब जब हमने इस पूरी प्रक्रिया और इसके महत्व को समझ लिया है, तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। जरूर। हमने देखा कि अनुच्छेद 126 न्यायिक निरंतरता मतलब जुडिशियल कॉन्टिन्यूटी पक्की करने के लिए एक साफ संवैधानिक ढांचा देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक प्रक्रिया का नियम है या इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है? अच्छा सवाल है। इस पर सोचें। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था बिना रुके काम करती रहे, इसके लिए इस स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान की असल में भूमिका क्या है? क्या यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा है या यह न्याय तक पहुंच और विधि के शासन मतलब रूल ऑफ लॉ जैसे बड़े सिद्धांतों को बनाए रखने में भी मदद करता है? ये एक अहम सवाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि संविधान के जो छोटे छोटे दिखने वाले हिस्से हैं वो भी कैसे बड़ी तस्वीर का हिस्सा होते हैं और पूरी व्यवस्था को स्थिर और असरदार बनाए रखने में मदद करते हैं। उनका रोल अक्सर उनके लिखे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी। उम्मीद है आपको भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया और अनुच्छेद 126 के महत्व को समझने में मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपको इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।